यस स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी एंड कॉग्निटिव एकेडमी। बच्चों, स्वागत है आपका जेके एसएसबी के लेक्चर नंबर रिवीजन लेक्चर नंबर 1 में। हम आज देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टर्म्स, जो आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स सी, करते हैं शुरुआत। यस गाइस, दीज आर द नोट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मी ओनली। यस, बोलो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। स्टूडेंट्स, जिसका कुछ काम नहीं है वो म्यूट रखे। सिर्फ डाउट रहा तो पूछना। ठीक है, चलो, डोंट डिस्टर्ब। अगर मुझे लगा कोई स्टूडेंट जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लीव हिम फ्रॉम मीटिंग, मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सबका ध्यान पॉइंट टू पॉइंट में जो बोल रहा हूँ उसी पे रहेगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। बच्चों, हमें डेफिनेशन रट्टा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी एग्जाम वैसी वाली नहीं है, एमसीक्यू एग्जाम है। लेकिन बस अकाउंटिंग में इतना याद रख लो काम की बात, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट मतलब क्या? हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which consist of transaction and which are measurable in monetary terms। बच्चों, इकोनॉमिक इवेंट मतलब कुछ तो भी हुआ, शादी का इवेंट होता है, बर्थडे का इवेंट होता है, हर इवेंट होता है ना। तो वैसे इकोनॉमिक टर्म्स में, अगर मनी टर्म्स में कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ हो रहा है, तो उसे इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। अभी उसमें फ्यू वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी द डाउट कि ट्रांजैक्शन में और इवेंट में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रांजैक्शन में और इवेंट में मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। ठीक है, सपोज मेरा सेल, मेरा शॉप है और मेरा सेल हुआ है 20 लाख रुपए। ठीक है, और सेल करने के बाद प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपीज। अब इसमें 20 लाख रुपीज का जो मेरा सेल हुआ ना, ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, और प्रॉफिट जो आया ना 1 लाख रुपए, ये जो रिजल्ट आया उसका 1 लाख रुपीज, ये इवेंट है। ओके, सो ट्रांजैक्शन, इवेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सो इकोनॉमिक इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो दो पार्ट होते हैं अकाउंटिंग में, एक होता है बुक कीपिंग और दूसरा होता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब ऐसा पार्ट जहां पे हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा है जर्नल, उसके बाद लेजर, जर्नल, लेजर, ये मतलब वहां पे क्या होता है, जो जहां पे लो अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, किसी क्लरिकल क्लरिकल स्टाफ का काम होता है। बोलो, जहाँ पे क्लरिकल स्टाफ का काम होता है, वो होता है बुक कीपिंग। ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं, कोई भी कर सकता है, जिसके लिए हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सीखे, डेबिट क्रेडिट वगैरह, वो बुक कीपिंग। और वो बुक कीपिंग होने के बाद वो जो रिकॉर्डिंग किया गया है उसका यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद, उसमें क्या क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ, क्या क्या बनाया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आती है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, टू बी स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली ट्रेड। चौधरी जी, म्यूट करो। ओके, तो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो अभी। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड का मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना, गुड्स सेल करना। तो परचेस और सेल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में लिखे जाते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हम डिटेल में फ्यूचर टॉपिक्स में देखने वाले हैं, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट विच गिव्स ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। हमारे बिजनेस में साल भर में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुए उसका ओवरऑल प्रीव्यू अगर हमें देखना है, ओवरऑल प्रीव्यू की एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो हम देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस एंड लॉसेस रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसमें एक्सपेंस या लॉस हमें समझ जाता है, कितने के गुड्स परचेस किए, कितने के सेल किए, कितने गुड्स परचेस करने के बाद रिटर्न किए, कितने गुड्स सेल करने के बाद रिटर्न हुए, ये सब कुछ रिकॉर्ड जहाँ पे मेंटेन रखा जाता है, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पता चलता है एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में साल भर में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में लिखा जाता है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से दोनों के भी डेबिट में, ट्रेडिंग हो या प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम होता है। डायरेक्ट इनकम एक ही है सेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट मतलब क्या, इनकम ना, अगर इनकम ज्यादा है तो समझ जाओ बिजनेस में नेट प्रॉफिट है, ठीक है, बिजनेस में नेट प्रॉफिट है। और अगर हम बात करें अपोजिट साइड में, मतलब अगर डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट साइड पड़ा है एज कंपेयर टू क्रेडिट, डेबिट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है तो बिजनेस में नेट लॉस रहेगा, ठीक है। अगर बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता है, वहां पे वो नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है। और अगर बिजनेस में नेट लॉस हो तो वो कैपिटल से लेस किया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। याद रखो बच्चों, ट्रेडिंग ये अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है। इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे बिजनेस की पोजीशन समझती है कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है और या फिर हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट, सो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता। बैलेंस शीट की जो लेफ्ट साइड होती है वो लायबिलिटी साइड होती है और राइट वाली साइड एसेट साइड है, ठीक है। कुछ चीजें बहुत बेसिक बेसिक है बच्चों, लेकिन हम पढ़ भी बेसिक रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिफिकल्ट जब पढ़ते हैं ना तो बेसिक चीजें भूल जाते हैं। हमें दिमाग में एक ही होता है, ये आएगा, ये आएगा, ये डिफिकल्ट है, ये एग्जाम में आएगा, ये डिफिकल्ट एग्जाम में आएगा। पूरा पेपर थोड़ी ना डिफिकल्ट हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ तो बेसिक रहेगा। तो इस सबसे कुछ चीजें अवॉइड, कोई चीज अवॉइड नहीं करो, FAA में हमें पूरे मार्क्स लेने ही लेने। नेक्स्ट, बैलेंस शीट का दोनों भी साइड का टोटल सेम होता है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर का सवाल ही नहीं आता। बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ओके, टैली होना ही चाहिए, तो समझो कि आपने बैलेंस शीट प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट, ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर शोन ऑन एसेट साइड। याद रखो बच्चों, हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में रियल अकाउंट जो होते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस रहा तो बैलेंस शीट में होता है, और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है, अगर पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में होता है। सर ये पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक कस्टमर है, कस्टमर, उसे हम डेटर भी बोलते हैं ना, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेटर। डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं ना। तो अगर किसी अकाउंट का बैलेंस, रियल अकाउंट अगर है तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, ठीक है। और अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक पर्सन है जिससे मुझे लेना है तो मेरा डेटर हो गया, मतलब डेबिट बैलेंस है। और अगर सप्लायर की बात करें, एक सप्लायर है जिससे मैं गुड्स खरीदता हूँ तो उसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा, ठीक है। सो अगर रियल अकाउंट है
रियल अकाउंट का बैलेंस डेबिट ही होता है। पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। और अगर पर्सनल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, मतलब जैसे कि बैंक का लोन है, ठीक है, बैंक का लोन हमें पे करना है, या फिर कोई लाइबिलिटी पे करनी है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो कोई भी हो पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस क्रेडिट है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी मतलब वो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी में लिखा जाता है। ओके, और आपको लगे नेक्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम के लिए छोटी छोटी टर्म्स भी काम में आती है। सो चलो छोटी छोटी टर्म्स सीखते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें फर्स्ट है ट्रांजैक्शन। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना बोले तो ट्रांजैक्शन सिंपल। मैंने गुड परचेस किए, ये भी ट्रांजैक्शन है। मैंने किसी को सेल किए, ये भी ट्रांजैक्शन है। सो दिस इज ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन में देखो कैटेगरी क्या होती है, एक तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर हम बात करें मॉनेटरी की, तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी का मतलब क्या, ऐसे ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसमें मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडेड है। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक पर्सन को 50,000 की कार दी और उससे मैंने 50,000 का मोबाइल लिया। क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं? यस और नो, फटाफट से रिप्लाई कर रहे हैं आप चैट बॉक्स में। नजर मेरी स्क्रीन पे, मेरा सवाल ये है, वापस पूछ रहा हूं। मैंने 50,000 की कार दी और सामने वाले से 50,000 का मोबाइल लिया, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? Okay, okay. Everyone is saying answer is yes, 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 and definitely I agree with you guys. Answer is yes. ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। सर ऐसा कैसे? आपने तो बोला था नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना ये, बार्टर ट्रांजैक्शन। और बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। एक गुड्स आया, दूसरा गुड्स गया, इसे तो हम बार्टर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बोले तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अरे यस 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 गाइस, सही है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, 50,000 की कार और 50,000 का मोबाइल, मतलब मैंने किस में एक्सप्रेस किया, रुपीज में एक्सप्रेस किया, तो ये बन गया मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आप रुपीज में, मतलब इंडिया में रुपीज, फॉरेन में डॉलर, जो भी कंट्री की करेंसी होगी वो करेंसी में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो वो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके गाइस, सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड इमीडिएटली और रिसीव्ड इमीडिएटली। अगर मैं कुछ शॉपिंग करने गया, मैंने वो गुड्स परचेस किया, इमीडिएटली कैश दिया, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। या एग्जैक्टली अपोजिट, मैंने किसी को गुड्स सेल किए और कस्टमर ने तुरंत पैसा दे दिया, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। फिर लेना हो या देना, स्पॉट स्पॉट पेमेंट जिसे बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन के टाइम पे अगर पैसा दे रहे हैं तो ये है कैश ट्रांजैक्शन। और अगर ट्रांजैक्शन के टाइम आपने पोस्टपोन किया, पेमेंट पोस्टपोन किया, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने गुड्स परचेस किए और सामने वाले को बोला कि आज नहीं मेरे पास, कल पैसे देता हूँ, मैंने पोस्टपोन किया, फिर वो 1 घंटे से हो, 1 दिन से हो या 1 साल से हो, अगर आप पेमेंट पोस्टपोन करते हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। ट्रांजैक्शन के टाइम पे भी नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, लेटर डेट, बाद में कैश का ट्रांजैक्शन कैश मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी, जिसमें डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर लिया, उसके बदले में कार दे दी, लेकिन कंप्यूटर की भी प्राइस नहीं पता, कार की भी प्राइस नहीं पता, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जिसे हम बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। और याद रखो, बार्टर ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी नहीं आता, अकाउंटिंग में आता ही नहीं है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रहा तो वो अकाउंटिंग में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल। भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो पैसा तो लगता है। सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, बिजनेस में हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसे बोला जाता है कैपिटल, ठीक है। हाँ, और कैपिटल फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर आप कैलकुलेट करो तो यू विल गेट द कैपिटल। कैपिटल ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। कैपिटल ये हमेशा बिजनेस के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, बिजनेस का मतलब बैलेंस शीट पे। बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है उसकी एक साइड लायबिलिटी साइड होती है, वहां पे लिखा जाता है कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवाल ये है सर कैपिटल लायबिलिटी में क्यों लिखा जाता है? सर कैपिटल तो हमने इन्वेस्ट किया, हमारी प्रॉपर्टी है, तो लायबिलिटी में क्यों लिखा जाता है?
इसका रीजन ये है बच्चों, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट जो हम देखने वाले हैं कुछ देर के बाद। तो एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलती है, बिजनेस में बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इवन दो मेरा अकेले का बिजनेस है, ऐसा भी नहीं कि पार्टनरशिप वगैरह कुछ, मेरा अकेले का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर, के कॉमर्स एकेडमी, कुणाल कटारियास, मेरी खुद की कॉमर्स एकेडमी है। देख सकते हो अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये मेरी होने के बावजूद, ये मेरी होने के बावजूद भाई क्या करे, एंटिटी कंसेप्ट मानता ही नहीं, एंटिटी कंसेप्ट मानता ही नहीं। एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग और ओनर अलग। इसी कंसेप्ट की वजह से ये कैपिटल लायबिलिटी में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को तो पैसे मिले, लेकिन बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी ना, कि उसको ओनर को रीपे करना है पैसा, इसलिए कैपिटल लायबिलिटी सेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग्स। आगे एंटिटी कंसेप्ट भी आने वाला है, मतलब ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल। घर से बिजनेस में पैसा लाया, ये होता है कैपिटल, और बिजनेस से घर पे लेकर गए, ये होता है ड्राइंग्स। ठीक है, यस यस यस, एवरीवन इज सेइंग परफेक्ट थिंग, बिजनेस अलग और बिजनेस मैन अलग। ठीक है, तो कैश और वैल्यू विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ किया, पर्सनल पर्पस के लिए लेकर गए, तो उसे बोलेंगे हम ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स। सो डेटर मतलब कौन, द पर्सन हु हैज टू पे द बिजनेस, मतलब जिसको बिजनेस को पे करना है। या फिर सिंपल टर्म्स में अगर बोले, डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं। द पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money। आपसे मुझे पैसे लेने हैं तो आप मेरे डेटर बन गए। ठीक है, और आपको मुझे पैसे पे करने हैं तो आपके लिए मैं आपका क्रेडिटर बन गया। ठीक है, यस। ड्रॉइंग्स मतलब सिर्फ विड्रॉ मनी नहीं होता। वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग विड्रॉ मनी, यस, पैसे विड्रॉ किए तो ड्रॉइंग्स में आता है। लेकिन अभी मेरा बिजनेस है, तो मैं बिजनेस, मेरे कपड़े का बिजनेस है, तो मेरे शॉप में से मैं कपड़े लेकर गया घर पे यूज करने के लिए, तो क्या वो ड्रॉइंग्स है? आंसर इज यस। अभी मेरा क्लास है, क्लास में मेरे बेंचेस रखे हुए हैं, तो बेंचेस में से मुझे एक बेंच चाहिए, मैंने बेंच उठा के लेकर गया पर्सनल पर्पस के लिए, घर पे स्टडी के लिए, तो क्या है ड्राइंग से? आंसर इज यस। ठीक है, तो ड्राइंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस कंक्लूजन एक है कि बिजनेस में से जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो बैक टू आवर पॉइंट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या है? द पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, जिससे हमें पे करने हैं ना पैसे, सप्लायर वगैरह, तो वो होता है अपना क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेट्स, मतलब इररिकवरेबल। हम डूब गए, डूब गए, मतलब ये मैं नहीं गा रहा हूँ भाई, ये कौन गा रहा है? जिससे मुझे पैसे लेने हैं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो डूब चुका है, मुझे उससे पैसे लेने थे, मैं उम्मीद रख के कायम था कि मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे डूब गए, इररिकवरेबल अमाउंट है, कोई चांस नहीं है पैसे मिलने का। ठीक है, इधर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसका दिवाला निकल चुका है, या फिर उसने बोल दिया पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करना है कर ले। ठीक है, सो वॉट एवर द सीन इज, बट क्लियर स्टोरी है ये, पैसे इररिकवरेबल है, पैसे नहीं मिलने वाले, मतलब ये अपना बैड डेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की कैटेगरी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर के तीन कैटेगरी। एक्सपेंडिचर मतलब ये तो जानते हो ना आप कि हमसे पैसे जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली उसको अगर एकदम टेक्निकल टर्म में बोले तो ऐसा आता है कुछ तो भी, इकोनॉमिक बोर्डिंग, आउटफ्लो, आउट जा रहा है पैसा वगैरह। लेकिन सिंपल, अगर हमने पैसे दिए तो एक्सपेंस होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस कौन सा है, इट डिपेंड्स। लेट्स सी, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? हमने पेमेंट किया, पैसा दिया, किस लिए? टू एक्वायर फिक्स एसेट। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने के लिए पेमेंट किया, तो ये हो जाता है मेरा कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग परचेस की, तो मैंने 50 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपीज मेरे से गए। ठीक है, 50 लाख रुपीज गए, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? ऐसी चीज मिली, ऐसी एसेट मिली जो 2 साल, 5 साल, 10 साल मिलने और मिल गई, मतलब 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, रोज रोज नहीं होता। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ये फ्री, मतलब कभी तो भी होता है ना। अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सेम बिल्डिंग की, तो मैं बिल्डिंग रोज नहीं लेने वाला, 5 साल में, 10 साल में कभी तो भी मैंने बिल्डिंग ली। ठीक है, तो ये होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेनिफिट इसका लॉन्ग टर्म मिलता है, नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जैक्टली इसके अपोजिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे लाइफ का एक्सपेंस है। ठीक है, जिसमें नो फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला।
अभी मैंने एक क्लासरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, ठीक है, इस मंथ का लाइट बिल पेड किया, इसका बेनिफिट कितने साल मिलेगा? सर काहे का साल, एक महीने का बिल पे कर दिया, खत्म कैसा। तो कहने का मतलब ऐसा, तो बेनिफिट आपको एकदम शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, एक साल से कम। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, एंड इट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये चलते रहते हैं। ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे बिजनेस, जो डे टू डे ऑपरेशन है। ऑपरेशन बोले तो वो वाला पोस्टमार्टम नहीं है भाई, डिपेंड्स ऑन बिजनेस। अभी मेरा क्लासेस है ना, तो ये मेरा ऑपरेशन है, डे टू डे बिजनेस की फीस आती है, मैं नोट्स पे खर्चा करता हूँ, लाइट बिल वगैरह, ये सब डेली ऑपरेशन का पार्ट है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंस वो एक्चुअल में है, एक्चुअल में देखा जाए, अगर एक्चुअल में आप देखें तो रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो है तो रेवेन्यू, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका परमानेंट एग्जांपल नॉर्मली वही एग्जांपल दिया जाता है, मैं भी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए सपोज मैंने 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया। अब आपने ड्रीम इलेवन का ऐड देखा होगा, अगर आपने आईपीएल मैचेस देखी होगी, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन सबको बताया। अब ड्रीम इलेवन ने इतना करोड़ों रुपए खर्चा किया, शायद से ऐसा समझ लो एडवर्टीजमेंट सिर्फ 2 महीने के लिए दिखाया, 2 महीने 4 महीने वट। तो ये इन्होंने 2 3 4 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट दिखाया, करोड़ों रुपए खर्चा किया। अब ये इसका बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा? सालों साल तक मिलेगा, सालों साल तक मिलेगा। बहुत लोगों को मतलब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ड्रीम इलेवन नाम का एप्लीकेशन है। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग आगे भी यूज करते रहेंगे, कोई 5 साल के बाद भी डाउनलोड करेगा, कोई 10 साल के बाद भी डाउनलोड करेगा। तो इतने लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है। लेकिन देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है ना, है कोई एसेट नहीं है। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मतलब क्या? कंसेशन, प्राइस में जो कंसेशन दिया जाता है उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्राइस में जो कंसेशन दिया, उसमें भी दो कैटेगरी, है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस। जो कैटलॉग प्राइस होती है, जो प्रिंटेड प्राइस वगैरह होती है, उस पे जो डिस्काउंट, उस पे जो अलाउंस दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। सो परचेस या सेल करते टाइम फिर आप कैश पे परचेस करो या क्रेडिट पे परचेस करो, तो दोनों भी टाइप के ट्रांजेक्शन पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। सो गुड्स परचेस, सपोज मैंने 100 रुपये में गुड्स परचेस किए और मुझे 10 रुपये ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो मैं अकाउंटिंग में दिखाते टाइम वो गुड्स 90 रुपीज पे ही रिकॉर्ड करूंगा। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं की जाती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं दिखाया जाता। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आती है उसी पे रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट। नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर को दिया जाता है, वो भी बल्क परचेस की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी में परचेस किया तो कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है सर? कैश डिस्काउंट किसी को भी दिया जाता है जो इमीडिएटली कैश दे रहा है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आए, मैंने आपको बोला भाई 5000 फीस है, तू अगर आज कैश देगा तो 4500 की, 5000 की फीस 4500 कैसे हो गई? क्योंकि मेरा टर्म क्या है, अभी के अभी पैसा चाहिए। तो अगर आप अभी के अभी पैसा दे रहे हो, मतलब इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो, तो कैश इमीडिएट मिलने की वजह से प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश, कैश मुझे प्रॉम्प्टली मिल रही है इसलिए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये होता है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये भी कंसेशन है, स्पॉट पेमेंट के लिए दिया जाता है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, अपीयर्स इन बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स, एसेट आर मोर देन लायबिलिटीज। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉपर्टी 50 लाख की है और मुझे लोगों का देना 30 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं सॉल्वेंट पर्सन। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चों, 50 लाख की मेरी एसेट है और 50 लाख की लाइबिलिटीज, तो मैं सॉल्वेंट हूँ या इंसॉल्वेंट? एस मतलब सॉल्वेंट, फटाफट रिप्लाई करो। आई मतलब इंसॉल्वेंट, फास्ट। ओके, जितने बच्चे दिख रहे हैं ना उतने फास्ट रिप्लाई नहीं आ रहे, ठीक है। फटाफट फटाफट टाइप किया करो, एस मतलब सॉल्वेंट मैंने बोल दिया, पूरा क्यों टाइप कर रहे हो, फास्ट नंबर से रिप्लाई करो।
यस 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 यस, एवरीवन सेज यस यस यस। तो सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पर्सन है भाई। देखो, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी भी रहा तो भी हम सॉल्वेंट होते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, तब हम इंसॉल्वेंट होते हैं। इक्वल इक्वल के केस में भी हम सॉल्वेंट ही रहेंगे। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब तो आप समझ गए, जहाँ पे लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो रेपुटेशन है, बिजनेस का जो नाम है, ब्रांड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, के कॉमर्स एकेडमी, नाम में ही विश्वास। नाम ले ले तो भी समझ जाएगा, एकदम जबरदस्त भाई, एकदम बढ़िया सिखाएंगे सर, एकदम पैसा वसूल है। थोड़ी ज्यादा हो गई तारीफ, लेकिन गुडविल का एग्जाम्पल था ये। तो अगर ऐसा नाम बना है, ऐसा ब्रांड बना है, तो ये होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुडविल। ठीक है, नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट मतलब फिजिकल थिंग और राइट, ओन्ड, OWN, ओन्ड बाय बिजनेस, जिसमें बिजनेस की ओनरशिप होती है, जिसमें बिजनेस का हक होता है, वो होता है बिजनेस का एसेट। ठीक है। सो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी चीजें हैं, ये सब बिजनेस की एसेट है। इवन गुडविल भी बिजनेस की एसेट है, जो इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है। कुछ एसेट होते हैं कि टेंजिबल, मतलब विच वी कैन सी, जो हम देख सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब ऐसे एसेट जो हम देख नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि मैंने मेरा नाम और लोगो ये रजिस्टर करवाया है, पूरे इंडिया में कोई ये नाम या लोगो यूज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ट्रेडमार्क TM मैंने रजिस्टर करवाया है, तो ये मेरी एसेट बन गई, इनटेंजिबल एसेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज की ओर। लायबिलिटीज मतलब द बिजनेस ओड, OWED, ओड मतलब देना है, पेएबल। अगर बिजनेस को किसी पर्सन को पेएबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्सन को सैलरी पे करनी है, तो वो भी मेरी लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया है तो लायबिलिटी है। सब